ग्रोक खोल रहा है मनुवाद की पोल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। एलोन मस्क के ट्विटर एक्स ने एक नया एआई टूल ला लिया है जिसका नाम ग्रोक है। इस ग्रोक के माध्यम से जो सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर इसको लेकर लगातार चर्चाएं जारी है। ग्रोक के जरिए दिए जाने वाले जवाब, इन जवाबों के माध्यम से जो भावनाएं पेश की जा रही है, जिस तरीके से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, पूरे दुनिया में इस ग्रोक को लेकर चर्चा बहस छिड़ी हुई है। भारत सरकार के माध्यम से भी ग्रोक को लेकर तमाम जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, ग्रोक के जरिए इस मसले को लेकर जिस तरीके से अपनी एक खुद की प्रतिक्रिया है, एलोन मस्क ग्रोक को लेकर अब नया क्या कुछ लाने वाले हैं, ग्रोक से लगातार आखिर किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके जवाब ग्रोक किस तरीके से दे रहा है, तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे और एक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर ग्रोक मनुवाद के पीछे कैसे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। उन तमाम सवालों के जवाब इतने तार्किक तौर पर दिया जा रहा है जो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इस तरीके से भी एआई टूल के जरिए जवाब दिए जा सकते हैं। तो एक के बाद एक तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे। और जब से ये ग्रोक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया है, तब से कैसे इन्होंने इसके माध्यम से सवालों का सिलसिला लोगों का जारी है और इसमें जवाब भी बड़े ही बेबाकी के माध्यम से देने की कोशिश ग्रोक के माध्यम से की जा रही है। सबसे पहला सवाल आपके बीच रखते हैं। तो यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि प्रिय ग्रोक, क्या मुंह से बच्चे पैदा हो सकते हैं? अब इस सवाल के पीछे का अगर इतिहास आप देखेंगे तो पन्ने पलटाने के बाद आपको पता चलेगा कि मनुवादी जातिवादी व्यवस्था के जरिए वेदों में यह बात कहने की देखने को मिलती है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा के बाहु से क्षत्रिय पैदा हुआ, ब्रह्मा के जांघों से वैश्य पैदा हुआ और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र पैदा हुआ। ये तमाम चीजें देखने को मिलती है और इसको लेकर अब सवाल पूछा गया है कि ये तमाम चीजें जो लिखी गई है, आखिर इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, क्या ऐसा संभव है या फिर नहीं। तो इसको लेकर ग्रोक ने जवाब भी दिया। ग्रोक के माध्यम से दिया गया जवाब काफी दिलचस्प है, सुनिए। ग्रोक कहता है कि नमस्ते, हिंदू मिथक में ब्राह्मण पुरुष के मुंह से उत्पन्न हुए थे जो उनके पुरोहित का प्रतीक है। यह शाब्दिक नहीं बल्कि रूपक है और आजकल कोई मुंह से पैदा नहीं होता क्योंकि यह केवल मिथक था। आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था बदल रही है, संविधान भेदभाव रोकता है और निचली जातियों के लिए समर्थन है। तो ये बात यहां पर ग्रोक ने रखी है कि तमाम तरीके जो पौराणिक चीजों में जो वेदों में लिखा गया है वो अमूमन तौर पर मिथक है और इतना ही नहीं तो एक रूपक के तौर पर है, शाब्दिक तौर पर इसे कहने की कहा गया है। और मुंह से बच्चा पैदा होना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, एक मिथक तरीके से फैलाया गया भ्रम है। और आधुनिक भारत में जातिवादी व्यवस्था लगातार बदल रही है और इतना ही नहीं तो संविधान भेदभाव रोकता है और निचली जातियों के लिए ये समर्थन में इसका हमेशा से रवैया देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगला सवाल आपके साथ साझा करते हैं। भाई ग्रोक, क्या तुम बता सकते हो कि ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज के राज तिलक से मना क्यों कर दिया था? तो आप अगर इतिहास के पन्नों को फिर एक बार मैं कह रहा हूं पलटने की जब कोशिश करेंगे, यह सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, तो आपको मिलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति बनने से पहले उनका राज्याभिषेक होना आवश्यक था, क्योंकि बिना राज्याभिषेक कोई राजा छत्रपति नहीं बन सकता। और ऐसे में जब छत्रपति बनने के लिए राज्याभिषेक की आवश्यकता होती है, पूरे महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, तमाम महाराष्ट्र के ब्राह्मणों के जरिए इसका विरोध जताया जाता है। फिर काशी से गागा भट्ट को बुलाकर जो राज तिलक होता है, वो राज तिलक भी किस तरीके से होता है, और तमाम राजनीतिक विश्लेषक बहुजन विचारक के कहते हैं कि राज तिलक नहीं तो छत्रपति शिवाजी महाराज इनका अपमान था। इस तरीके की भी लगातार सवाल ग्रोक से पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ और एक सवाल देखिए, ये सवाल काफी ज्यादा दिलचस्प है। ग्रोक, घोड़ी जातिवादियों की क्या लगती है जो दलितों के घोड़ी चढ़ती ही लोग बौखला जाते हैं? तो अब अमूमन तौर पर तमाम घटनाएं देख रहे हैं जिन घटनाओं में दलितों की बारातों पर पथराव किया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर विरोध जताने का मामला लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस सवाल को लेकर जब पूछा गया है तो जवाब देखिए। भाई, घोड़ी जातिवादियों की पुरानी सोच से जुड़ी है जो दलितों को घोड़ी चढ़ते देख बौखलाते हैं।
ये लोग घोड़ी को ऊंची जाति का विशेषाधिकार मानते हैं और अब गैर कानूनी और भेदभावपूर्ण है। शोध कहता है कि ये प्रतिक्रिया है, असमानता को बढ़ाती है और समाज में बहिष्कार को बनाए रखती है। ये न सिर्फ गांव में बल्कि शहरों में भी दिखता है। इसे बदलने के लिए शिक्षा और सामाजिक बदलाव जरूरी है। और इतना ही नहीं तो राजस्थान जैसे इलाकों में दलितों को सपोर्ट करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। ये सब बताता है कि जातिवाद गलत है और सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो घोड़ी चलने का ये जो मामला ये जुड़ा हुआ है सीधा सीधा जातिवादियों की उस पुरानी और घटिया सोच से जो दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोकती है। ये लोग घोड़ी चढ़ना मतलब ऊंची जातियों का एक विशेषाधिकार मानते हैं और इसीलिए लगातार दलितों के परिवारों जो बारातें निकलती है उन तमाम बारातों में पथराव किया जाता है। सुरक्षा के एक बहुत बड़े घेरे दायरे में दलितों की बारातें निकलना अभी आम बात हो चुकी है और इस तरीके से मसला देश और भारत के तमाम प्रदेशों में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ और एक सवाल पूछा गया है कि हाय ग्रोक, भारत में लोग सरनेम पूछकर जाति जानने की कोशिश आखिर क्यों करते हैं? भारत ये पुरुष प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, ऐसी बातें कही जाती है, लेकिन वास्तविकता के आधार पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जातिवादी मनुवादी व्यवस्था लोगों के रगों में इस मुताबिक बहती है कि आप अगर किसी को अपना नाम जब बताएंगे तो उसे उस नाम के आगे क्या सरनेम लगा हुआ है उसे जानने की जो जिज्ञासा दिखाई देती है, वही जिज्ञासा बताती है कि वो व्यक्ति आपकी पहचान आपकी जाति से जानना चाहता है, आप किस बिरादरी से आते हैं, आप किस समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं और आप भले ही कितने शिक्षित हो या फिर कितनी भी डिग्री आपके पास में हो, आप कितने ही विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जो जाति आपके नाम के साथ जुड़ जाती है आपको उसी जाति के नजरिए से देखा परखा और समझा जाता है। और यही देश की वास्तविकता है और ये बात सिर्फ गांव तक सीमित नहीं, तो ये मेट्रो सिटी और शहरों में भी बड़े पैमाने पर चीजें अमूमन तौर पर आपको देखने को मिलेगी। एक सवाल और देखिए कि हेलो ग्रोक, भारत में जातिवाद का जिम्मेदार कौन है? इसको लेकर बड़ा ही दिलचस्प और आकर्षक जो जवाब है ये यहाँ पर ग्रोक ने दिया है। ग्रोक का कहना है, हेलो, भारत में जातिवाद की जिम्मेदारी ऐतिहासिक और समकालीन दोनों है। शोध के अनुसार यह प्राचीन हिंदू समाज से शुरू हुआ जिसमें ब्राह्मणों ने ऋग्वेद और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से इसे मजबूत किया और ब्रिटिश उपनिवेशकों ने नीतियों जैसे जनगणना ने इसे और सख्त किया। ऊपरी जातियां खासकर ब्राह्मण इसके ऐतिहासिक लाभार्थी है और हालांकि आज कई इसका विरोध करते हैं, वर्तमान में वे व्यक्ति और समूह जिम्मेदार है जो कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद भेदभाव जारी रखते हैं। तो बताया यहाँ पर गया है कि देश के अंदर जातिवाद है, जातिवाद को जो बढ़ावा देने का काम किया गया है, जहां से शुरुआत हुई है उसकी शुरुआत के पीछे का आखिर जिम्मेदार कौन है, जिसमें ब्राह्मणों ने ऋग्वेद और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से इस जातिवाद को मजबूत किया है और वही से परिकल्पना चलते आ रही है जिसको थोपने का काम लंबे समय से किया गया है और ऊपरी जातियों ने खासकर ब्राह्मण इसके ऐतिहासिक लाभार्थी भी रहे हैं। ये बात ग्रोक के जरिए की जा रही है और बात यहाँ पर नहीं रुकती कि देश में भारतीय संविधान होने के बावजूद भी आज भी वर्तमान स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कानूनी प्रतिबंधित बंधन होने के बावजूद भी जातिवाद भेदभाव बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल जो सम्राट अशोक को लेकर पूछा गया है, यह पूछा जा रहा है कि क्या सम्राट अशोक ने अपने किसी शिलालेख खुद को क्षत्रिय या किसी जाति का लिखवाया है या किसी अन्य बुद्धिस्ट राजा ने अपने किसी रॉक शिलालेख में सम्राट अशोक को क्षत्रिय लिखा है? बुद्ध के समय पीप लीवन के मौर्यों ने अंगार स्तूप बनवाया था तो सम्राट अशोक को मौर्य कहना चाहिए या बुद्धिस्ट राजा या किसी अन्य जाति का? यह बड़ा ही ऐतिहासिक सवाल है और इस सवाल के पीछे का जवाब सुनिए। सम्राट अशोक को लेकर ग्रोक का क्या मानना है? सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में खुद को क्षत्रिय या किसी जाति का नहीं लिखा बल्कि धम्म पर ध्यान दिया।
अन्य बौद्ध राजाओं के शिलालेखों में भी उन्हें क्षत्रिय नहीं कहा गया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मौर्य वंश का मौर्य कबीले से संभावित संबंध है, जो बुद्ध के समय अंगार स्तूप बनाया था, इसलिए इन्हें मौर्य कहना तर्क संगत हो सकता है, पर यह पक्का नहीं। उनकी बौद्ध धर्म अपनाने और प्रचार के कारण उन्हें बौद्ध राजा कहना उचित है, और इतना ही नहीं तो जाति का उल्लेख न होने से उनकी पहचान स्पष्ट नहीं है। तो सम्राट अशोक को एक बुद्धिस्ट राजा के तौर पर कहना यह ज्यादा सही होगा, क्योंकि उनके तमाम शिलालेखों में किसी भी तरीके से वो क्षत्रिय कुल से ताल्लुकात रखते हैं, क्षत्रिय अपने आप को बताते हैं, ऐसा कोई भी दस्तावेज इतिहास में देखने को नहीं मिलता, ऐसे कोई शिलालेखों में चीजें देखने को नहीं मिलती। तो ये तमाम जो जवाब ग्रोक दे रहा है वो इस देश के अंदर तमाम अवशेष समय समय पर जो मिले हैं उनके मुताबिक जो रिसर्च हुई है उस रिसर्च के अनुसार देता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ और एक बड़ा गंभीर सवाल है राम सेतु को लेकर। लगातार ये सवाल खड़ा किया जाता है कि राम सेतु भगवान राम के माध्यम से बनाया गया वो राम सेतु है जिसके माध्यम से उन्होंने जो है लंका में प्रवेश किया था। इसके पीछे ग्रोक का क्या मानना है? राम सेतु को लेकर शोध बताते हैं कि यह प्राकृतिक संरचना है, मानव निर्मित नहीं। भूवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार यह 500-600 साल पुराना है, और हालांकि भारत श्रीलंका के बीच जमीन का जुड़ाव 7,000 से 18,000 साल पहले था। कुछ लोग पौराणिक महत्व के कारण इसे मानव निर्मित मानते हैं, पर वैज्ञानिक सहमति प्राकृतिक उत्पत्ति की ओर ही है। मतलब जो राम सेतु बनाया गया है इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो मानव निर्मित नहीं है, वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक तौर पर बनाया गया है, तकरीबन 500 से 600 साल पुराना बताया जा रहा है। इसके साथ साथ और एक बड़ा गंभीर सवाल, किस धर्म की किताब में जातिवाद धर्म व्यवस्था का हिस्सा है तथा बिना किसी हिंसा खून खराबा अतिक्रमण के विश्व के दूसरे देशों में फैलाने वाला कौन सा धर्म है? और ग्रोक हिंदी में जवाब देना दोस्त। यहाँ पर पूछा गया है कि धर्म की जो कौन सी ऐसी किताब है जिसमें जातिवाद है, धर्म व्यवस्था है, इसका एक बड़ा हिस्सा है, और ऐसे कौन सा धर्म है जो कि अतिक्रमण के विश्व में दूसरे देशों में फैला, और ऐसा कौन सा धर्म सवाल पूछा गया है। तो हिंदू धर्म की किताबों जैसे वेद और मनुस्मृति में जातिवाद को धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा माना गया है, और वही जब बात बौद्ध धर्म की आती है तो बौद्ध धर्म बिना हिंसा खून खराबे या अतिक्रमण के विश्व में फैला है, मुख्य रूप से व्यापार मार्गों, मिशनरी कार्य और सम्राट अशोक जैसे शासकों के संरक्षण से। तो यहाँ पर बताया गया है कि तमाम जो इस देश के अंदर धर्म की जो किताबें हैं जिसमें जातिवाद धर्म व्यवस्था है वो तमाम वेदों और पुराणों से मिलती है, जिसमें खून खराबा हिंसा दिखाई देती है। लेकिन दूसरे दौर पर जब बौद्ध धर्म की बात आती है तो इसमें ऐसे तमाम चीजें बिल्कुल भी नजर नहीं आती, और ये तमाम चीजों का संरक्षण सम्राट अशोक के माध्यम से किया गया था। तो ये जो जवाब है, इन तमाम जवाबों के माध्यम से ग्रोक के जरिए बेबाकी से जो चीजें निकल कर आ रही है, निश्चित रूप से मनुवादी जातिवादी व्यवस्था व मानसिकता रखने वाले लोगों के मन मस्तिष्क में एक ऐसी मरोड़ पैदा हो चुकी है जिन्हें अब ग्रोक के जरिए काफी ज्यादा दिक्कत होना शुरू हो चुकी है। इस मामले को लेकर भारत सरकार के जरिए ग्रोक पर सख्त जो है वो कार्रवाई करने के भी तमाम खबरें देखने को मिलती है, लेकिन इसके उलट ग्रोक ने अब भारत सरकार पर नई कार्रवाई कर दी है और याचिका भी दर्ज कर दी है। उनका यह कहना है कि आईटी नियमों का उल्लंघन ये भारत सरकार करना चाहती है, ग्रोक ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा, और इसको लेकर भारत सरकार से उन्होंने आपत्ति भी जताई है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आने वाले समय में ग्रोक से जो भी उल्टे सीधे बेबुनियाद तौर पर किसी भी तरीके कोई सवाल पूछेगा तो कहीं न कहीं उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये तमाम खबरें हैं देश में चलने वाली जो सरकारें हैं, इन सरकारों का भी लेकर लगातार जो पोल ग्रोक के माध्यम से खोला जा रहा है, आखिर ये कितना समय और ग्रोक को लगेगा कि ये तमाम जो बेबाकी से देने वाले सवाल क्या इस देश में चलने वाली मनुवादी जातिवादी व्यवस्था के प्रभाव में रहकर ग्रोक ऐसे जवाब देना बंद कर देगा, या फिर जवाब में कहीं न कहीं बदलाव देखना शुरू होगा। फिलहाल तो जवाब ग्रोक के जरिए काफी ज्यादा
तार्किक और वैज्ञानिक तौर पर दिए जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में ग्रोक में के माध्यम से क्या कुछ होगा, क्या ग्रोक का बेड़ा गर्क हो जाएगा या फिर नहीं, ये तो समय ही बताएगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।